हेलो फ्रेंड्स आज का जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये सेकंड पार्ट है। जो मैंने पहला पार्ट बनाया था राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा के जो क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसी का ये आगे का पार्ट है, पार्ट सेकंड है। इसमें भी कुछ मैं क्वेश्चंस क्लियर करूँगा आपको जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और जिनकी आने की पूरी पूरी संभावना है आने वाले एग्ज़ाम्स में, जैसे एसआई, ग्राम सेवक का हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको पहला वाला पार्ट भी पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा की क्वेश्चन सीरीज़ का। और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट देख सकता है। और अब मैं अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ। और मैं आज का जो पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो है मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी को कब प्राप्त हुई। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि मेरठ में हुए विद्रोह का मतलब क्या है, यानी ये मेरठ में हुए विद्रोह का मतलब क्या है। एक्चुअली में मेरठ में हुए विद्रोह का मतलब है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो विद्रोह हुआ था उस समय की बात है ये, कि जब मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना, मैंने आपको पहले ही बता दूं कि जो क्रांति है 1857 की क्रांति, उसकी डेट रखी गई थी 31 मई कि 31 मई को अपन विद्रोह करेंगे, ठीक है। लेकिन 10 मई को ही क्रांति स्टार्ट हो गई थी और वो 10 मई को स्टार्ट हुई थी मेरठ छावनी से, यानी मेरठ से। तो उस मेरठ छावनी पे जो विद्रोह हुआ था उसकी सूचना राजस्थान के एजीजी को कब प्राप्त हुई, क्वेश्चन ये है। अब बात आती है राजस्थान के एजीजी का मतलब क्या है। एजीजी का मतलब है एजेंट टू द गवर्नर जनरल, यानी हर रेजिडेंसी, मतलब कि हर प्रांतों में रेजिडेंसी का गठन किया गया, वैसे ही राजस्थान में भी किया गया। और उसका रेजिडेंसी का जो प्रमुख होता था वो होता था एजेंट टू द गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का जो एजीजी था उस वक्त 1857 की क्रांति के समय वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो उसको ये सूचना मिली थी 19 मई 1857 को, ठीक है फ्रेंड्स। और इस समय यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इस चीज़ का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता जाऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में कोटा शहर को 1857 की क्रांति के विद्रोहियों से मुक्त करवाया गया। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और पहले बता दूं कि देखो फ्रेंड्स, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थीं। एरिनपुरा हुई, नीमच हुई, नसीराबाद हुई, ब्यावर हुई, देवली हुई, खेरवाड़ा हुई, लेकिन कोटा कोई छावनी नहीं थी। फिर भी इसके बावजूद भी कोटा शहर में अत्यधिक मतलब बहुत सुनियोजित ढंग से विद्रोहियों ने विद्रोह किया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे जगह, क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि वह शहर या वह जगह जहां राजस्थान में सैनिक छावनियां ना होते हुए भी एक अधिक सुनियोजित ढंग से सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ, तो कोटा आ जाएगा उसमें आंसर। और एक जगह और थी आहुआ और कोटा, दो ऐसी जगह थी जहाँ पे सैनिक छावनियां ना होते हुए भी अत्यधिक उस विद्रोह में जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जब विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह जब हुआ तब जो जनरल रॉबर्ट्स को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने भेजा था वहाँ के विद्रोहियों को शांत करने के लिए। तो जनरल रॉबर्ट्स ने और करौली के जो महाराव था मदन पाल, उन दोनों ने मिलकर कोटा के विद्रोह का दमन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी आंदोलन के किस प्रसिद्ध नेता ने गांधी जी की सलाह पर स्वयं को ईडर पुलिस के हवाले कर दिया था। तो वो जो नेता थे वो थे मोतीलाल तेजावत। फ्रेंड्स, मोतीलाल तेजावत जो थे वो एकी या भोमट या मातृकुंडिया आंदोलन के जनक थे। उन्होंने ही इस आंदोलन को प्रारंभ किया था
तीनों एक ही नाम है, या तो एक ही, या भूमट, या मातृकुंडिया। ये जो आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था मातृकुंडिया जगह से, चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया जगह से, इसलिए इसका मातृकुंडिया नाम पड़ा। भूमट इसलिए पड़ा क्योंकि भूमट उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे मुख्यतः भील जनजाति निवास करती है, इसलिए इसे भूमट नाम दिया गया। तो 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था ईडर पुलिस को। ईडर जो है वो वर्तमान में गुजरात में है, ठीक है फ्रेंड्स। और मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। तो राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को, जो कि सिरोही के थे। और वागड़ का गांधी, ये वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। और भी एक दो गांधी है, जैसे कि पटवारी प्री में पूछा गया था क्वेश्चन कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। तो चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में दूसरी बार कब आए थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में 3 बार आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। पहली बार तो ये आए थे 1865 ईस्वी में करौली के शासक मदनपाल के आग्रह पर। द्वितीय बार जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी बार राजस्थान में ये आए थे 1882 ईस्वी में, मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के आग्रह पर ये उदयपुर में पहुंचे थे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि यहाँ पर यानी उदयपुर में इन्होंने 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। और तीसरी बार आए थे ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड व उसके प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के आग्रह पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 बार ये एक्चुअली वहाँ पे आए थे। और हाँ, जब ये तीसरी बार आए थे तो तीसरी बार जोधपुर आए थे, तब ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जोधपुर में किस महल में ठहराया गया या किस स्थान पर ठहराया गया। तो उनको जोधपुर जब आए थे वो, तो उनको राई का बाग पैलेस जो है वहाँ पर ठहराया गया था। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय पर और महाराष्ट्र को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान को राव गोपाल सिंह खरवा पर गर्व है। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए। तो ये शब्द कहे गए थे ठाकुर केसरी सिंह बारहट के द्वारा। फ्रेंड्स, राव गोपाल सिंह खरवा जो थे वो खरवा के ठाकुर थे और इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कौन, राव गोपाल सिंह खरवा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस राणा को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो वो थे राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा है। विषम घाटी पंचानन का मतलब है कि विषम परिस्थितियों में शेर के समान, इसलिए और ये काफ़ी वीर थे। और इन्होंने ही गुहिल वंश या सिसोदिया वंश, ध्यान रखना फ्रेंड्स, सिसोदिया वंश और गुहिल वंश अलग अलग नहीं है। ये अगर आपको समझना है कैसे अलग नहीं है, तो मैंने जो मेवाड़ हिस्ट्री है उसमें बता रखा है। तो गुहिल और सिसोदिया वंश एक ही बात है। गुहिल या सिसोदिया वंश को वापस इन्होंने स्थापित किया था मेवाड़ पे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और राणा हमीर देव से ही यहाँ के शासक राणा या महाराणा तथा यहाँ का वंश सिसोदिया वंश कहलाने लग गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने राजपुताना के किस शासक को मिर्ज़ा राजा की उपाधि से विभूषित किया। वो थे राजा जयसिंह प्रथम। राजा जयसिंह प्रथम कहाँ के, आमेर के, ठीक है फ्रेंड्स। आमेर के राजा जयसिंह प्रथम को शाहजहाँ ने मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। ध्यान रखना फ्रेंड्स,
सवाई जयसिंह का नाम क्या था? जयसिंह। अब उन जयसिंह को किसने उपाधि दी थी सवाई की? वो दी थी औरंगजेब ने। तो इस चीज़ का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। गिंगोली का युद्ध हुआ था जयपुर शासक जगत सिंह एवं जोधपुर शासक मान सिंह के मध्य। ध्यान रखना, जयपुर शासक जगत सिंह जो हैं ये सेकंड है, जयपुर शासक जगत सिंह सेकंड के मध्य। और इस युद्ध में विजय हुई थी जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड की। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और ये जो गिंगोली है, इस गिंगोली का युद्ध हुआ था पर्वतसर में, जो कि नागौर ज़िले में है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बता दूं क्यों हुआ था। वो हुआ था मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को पाने के संदर्भ में। ठीक है फ्रेंड्स, इस कारण जब देखा मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने कि उनकी पुत्री कृष्ण कुमारी के कारण इतना मतभेद हो रहा है, तो उन्होंने अपनी पुत्री को जहर देके मार दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता दूं कि जयपुर शासक जगत सिंह सेकंड और जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़ ने अपने समय में अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी 1818 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि किस जयपुर शासक ने अंग्रेज़ों के साथ संधि थी या किस जोधपुर के शासक ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की, तो मैं आपको बता ही दिया। उनका नाम था, जयपुर का तो जगत सिंह सेकंड और जोधपुर का मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो नो डाउट चित्तौड़गढ़ काफ़ी बड़ा किला है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, वेल की आकृति के समान ही किला है। ऐसा किला जहाँ पे जिसमें खेती की जाती है। और भी इसके कई नाम हैं, जैसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या मालवा का प्रवेश द्वार, और भी काफ़ी अन्य नाम हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, वह मंदिर जिसमें काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति है जिसकी आराधना चित्तौड़ में मीरा करती थी, वह उस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि आमेर के किले में है। अब बात आती है कि काले पत्थर की जो कृष्ण की मूर्ति थी वो बाल रूप की थी। चित्तौड़गढ़ में मीरा इसकी आराधना करती थी। फिर बाद में आमेर का जो राजा था मान सिंह, वो इसको यहाँ पे लेके आ गया था जगत शिरोमणि मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक थे? तो ख्याल में समझा चुका हूँ आपको लोक नाट्यों में अच्छी तरीके से। तो कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छीराम, ये सभी जानते होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है सवाई राम सिंह सेकंड के काल को। और ब्लू पोट्री को स्टार्ट किया था महाराजा मान सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, जो अकबर का सेनापति था उसने। और आंसर है सवाई राम सिंह सेकंड। ध्यान रखना, मैंने सेकंड नहीं लिखा है क्योंकि लिखने में नहीं आ रहा था वैसे रोमन अक्षरों में, इसलिए मैंने सेकंड नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जो आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल अक्टूबर में जो पेपर हुआ था कि राजसमंद में नाथ द्वारा के समीप मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? और वो है टेराकोटा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यह मिट्टी से संबंधित एक हस्तकला है जिसका नाम है टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है, संभवतः भारत का एकमात्र दुर्ग जिसमें तोपें ढालने का कारखाना स्थित है, तो वो दुर्ग था जयगढ़, जो कि जयपुर ज़िले में है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी को इस चीज़ का ध्यान भी होगा कि ये काफ़ी चर्चे में भी रहा था जयगढ़ 1975 ईस्वी में, जब इंदिरा गांधी ने इसकी खुदाई करवाई थी। जो कछवाहा राजवंश के जो शासक थे, आमेर के जो शासक थे, वो अपना खजाना यहीं रखते थे, जिस कारण 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने यहाँ की खुदाई करवाई थी। इस कारण ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था।
अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट देव एकलिंग का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो वो बनवाया गया है मेवाड़ के शासक बप्पा रावल द्वारा, जो कि उदयपुर में है, कैलाशपुरी गांव में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। और एक चीज़ और कि ये जो मंदिर था ये किस संप्रदाय से संबंधित था? ये था शैव संप्रदाय। शैव यानी शिव जी के संप्रदाय से संबंधित था। और शैव संप्रदाय में भी काफ़ी संप्रदाय होते हैं। जब मैंने संत व संप्रदाय पढ़ाए थे तब मैंने बता दिया था ये आपको, शैव संप्रदाय में कितने संप्रदाय होते हैं। और शैव संप्रदाय का एक इम्पोर्टेंट संप्रदाय होता है जिसे कहते हैं लकुलिश संप्रदाय, जिसको किया था स्टार्ट पाशुपत ने, इसलिए इसे पाशुपत संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये मंदिर जो था वो था लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय से संबंधित। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के ये आता है कि राजस्थान के किस राजघराने ने शैव संप्रदाय को आश्रय दिया था? तो ध्यान रखना, वो था मेवाड़ राजघराना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर चित्रकला शैली में साहिब राम नामक चितेरे ने किस शासक का आदमकद चित्र बनाया था? आदमकद चित्र यानी मतलब हूबहू चित्र बनाया था, सर से लेकर टांगों तक। तो जयपुर चित्रकला शैली में साहिब राम नामक चितेरा हुआ, उसने बनाया था। शासक सवाई ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था। चितेरा यानी चित्रकार। सवाई ईश्वरी सिंह जो कि राजपुताने का एकमात्र शासक है जिसने मराठाओं के डर से, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, जिसने मराठाओं के एक डर से खुदकुशी कर ली थी या आत्महत्या कर ली थी। क्या हुआ था, कैसे हुआ, ये सब मैंने आपको जब आमेर का इतिहास पढ़ाया था तब उसमें बता दिया था। 1750 ईस्वी में इसने मराठाओं के वजह से आत्महत्या कर ली थी और ये सवाई जयसिंह का लड़का था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये भी मैंने लोक नृत्यों में क्लियर किया है कि जो वालर नृत्य है वो है गरासिया जनजाति से संबंधित, जो निवास करती है माउंट आबू में। और माउंट आबू में ये निवास करती है और ये अपने पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में बहाती हैं, क्योंकि ये नक्की झील को पवित्र मानती हैं ये जनजाति। और ये जो नृत्य है वालर नृत्य, मैंने आपको बता दिया था कि ये बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो ये था पार्ट सेकंड। आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।